हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। तिब्बत की आखिरी लड़ाई दलाई लामा के सामने अब शुरू हो चुकी है। इसी कारण चीन बौखलाया हुआ है और भारत जमकर बड़ी भूमिका निभाने वाला है। हाल ही में चीन के एक तथाकथित स्कॉलर ने दावा ठोक दिया कि पूरा गंगा क्षेत्र यानी बिहार चीन का हिस्सा है और उसका असली इरादा है बोध गया जैसे पवित्र बौद्ध केंद्र को हड़पना, जिसे वह अपनी बौद्ध विरासत का हिस्सा बताकर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। लेकिन असल में चीन बुरी तरह डरा हुआ है और उसकी डर की तारीख है 6 जुलाई, क्योंकि 6 जुलाई मतलब दलाई लामा का जन्मदिन, और यही वो दिन होता है जब पूरे विश्व में तिब्बत के लिए क्रांति की आग सुलगती है। लेकिन इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। चीन को डर है कि कहीं फिर से तिब्बत की आजादी की चिंगारी न फूट पड़े, जो इस बार पूरे कम्युनिस्ट साम्राज्य को भस्म कर दे और आग में घी डालने जैसा असर हुआ है। भारतीय सेना प्रमुख का भूटान दौरा, 4 दिन तक वो वहीं रहेंगे और चीन को भूटान से भी एलर्जी है, क्योंकि वो भी तिब्बती संस्कृति से जुड़ा है और यही कारण है कि उसने डोकलाम में घुसपैठ की थी। लेकिन भारत ने ऐसा थप्पड़ मारा कि बीजिंग अब तक कांप रहा है। चीन का डर यह है कि अगर भारत ने खुलकर तिब्बत की पीठ पर हाथ रख दिया तो बौद्ध धर्म का हर अनुयायी भारत की तरफ खिंचाएगा और बीजिंग की बौद्ध राजनीति, उसका ब्रेन वॉश, उसकी तानाशाही सब जलकर राख हो जाएंगे। अब खेल बदल चुका है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों से लेकर सुपर पावर तक हर कोई एक सुर में बोल रहा है, तिब्बत को आजादी दो। भारत, अमेरिका और यूरोप तीनों ने मिलकर अब चीन को उसके सबसे कमजोर नस पर पकड़ लिया है। तिब्बत हर जगह आंदोलन शुरू हो चुका है। अमेरिकी संसद में मोहर लग चुकी है। जिन देशों में बौद्ध अनुयायी हैं वहां से आवाजें बुलंद हो रही हैं, हम चीन के थोपे हुए लामा को नहीं मानते। और तभी दलाई लामा का ऐलान, तिब्बत की आजादी की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। भारत भी चीन को उसकी ही सरहद से धकेलने का अभियान छेड़ चुका है, क्योंकि अगर तिब्बत आजाद हुआ तो चीन की बॉर्डर भारत से खत्म, एक तानाशाही महाशक्ति का टुकड़ों में पटना तय। अमेरिका भी अब चीन को ताइवान पर हमला मत करना की चेतावनी तिब्बत कार्ड से दे रहा है। अगर ताइवान पर हमला किया गया तो भारत और अमेरिका मिलकर तिब्बत में बम फोड़ेंगे। कूटनीतिक बम, ये वही चाल है जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और अमेरिका ने सीरिया छीन लिया था, जैसे अमेरिका ने बांग्लादेश में सत्ता पलट करवा दिया था। अब चीन की बारी है। भारत और तिब्बत की साझा सोच है, ग्रेटर तिब्बत बनाना होगा ताकि पानी जैसे अमूल्य संसाधनों पर भारत का नियंत्रण फिर से स्थापित हो और चीन की मर्जी पर एशिया निर्भर ना रहे। 6 जुलाई को जब तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा अपनी 90वीं वर्षगांठ पर विश्व भर के 100 से ज्यादा बौद्ध धर्म गुरुओं को संबोधित करेंगे, तो यह एक भविष्य की दिशा तय करने वाला क्षण बन सकता है, जो चीन के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक सिरदर्द साबित हो सकता है। चीन की घबराहट की असली वजह है उत्तराधिकारी पर ऐलान। दलाई लामा ने इशारों में बता दिया है कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर किसी स्वतंत्र देश में जन्म लेगा, वयस्क भी हो सकता है और पुरुष होना अनिवार्य नहीं। ये बात पूरे चीनी तंत्र की वैधता पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि अगला दलाई लामा वही घोषित करे जिसे बीजिंग की सरकार राजनीतिक रूप से उपयुक्त समझे, यानी एक कठपुतली गुरु जो चीन की बात माने और तिब्बती आजादी की बात न करे। लेकिन मार्च 2025 में आई अपनी किताब वॉइस फॉर वॉइसलेस में दलाई लामा ने ऐलान कर दिया था कि चीन द्वारा चुना गया कोई भी उत्तराधिकारी तिब्बतियों के लिए मान्य नहीं होगा। यानी उन्होंने चीन को चेतावनी दी है कि तुम चाहे जैसा नाम घोषित कर दो, असली उत्तराधिकारी वही होगा जिसे तिब्बती मान्यता देंगे और वो चीन के बाहर होगा। तो क्या 6 जुलाई रविवार को आएगा असली ऐलान? 6 जुलाई को जब दुनिया भर के बौद्ध धर्मगुरु इकट्ठा होंगे तब यह अवसर चीन की सांसें रोक देगा, क्योंकि अगर दलाई लामा इस मंच से अपने उत्तराधिकारी का संकेत या नाम देते हैं तो चीन की पूरी प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा और दुनिया भर के बौद्ध राष्ट्र भारत, भूटान, जापान, श्रीलंका, मंगोलिया, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देश बीजिंग की नकली दलाई लामा नीति को सिरे से खारिज कर देंगे। भारत की भूमिका भी अब महत्वपूर्ण है। अगर उत्तराधिकारी भारत में घोषित हुआ या भारत से जुड़ा कोई संकेत मिला तो चीन यह नहीं पचा पाएगा कि भारत अब तिब्बती स्वतंत्रता का मंच बनता जा रहा है। यह वही मुद्दा है जिसके लिए चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकता है, दलाई लामा की यात्राओं का विरोध करता है और भारत चीन संबंधों को बार बार तनावपूर्ण बना देता है। ऐसा लग रहा है कि तिब्बत की अगली लड़ाई भारत से शुरू होगी, भारत से ही जीती जाएगी।
और भारत से ही तिब्बत का नया धर्मगुरु उठेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, ये धरती के नक्शे बदलने वाली क्रांति है। बोधगया से निकली रोशनी अब हिमालय की चोटियों से टकराकर चीन के अंधेरे में आग लगाने वाली है। दलाई लामा ने जैसे ही उत्तराधिकारी चुनने का संकेत दिया, चीन के दिल में कंपन शुरू हो गया है। और मानिए ये बात, नया धर्मगुरु भारत से चुना गया तो तिब्बत में विद्रोह की लपटें उठेंगी, बीजिंग के बंकर हिल जाएंगे और मामला सीधे संयुक्त राष्ट्र की टेबल तक पहुंचेगा, क्योंकि अब तिब्बती मठों और मॉन्टेसरी स्कूलों में क्रांति की शिक्षा दी जा रही है। हर बच्चा, हर भिक्षु तैयार किया जा रहा है। तिब्बत की आजादी की अंतिम लड़ाई के लिए भारत ने सिर्फ शरण नहीं दी, बल्कि अब तिब्बत के लिए रणभूमि भी बन गया है। जैसे भारत में भूटान के लिए अपने सैनिक भेज दिए थे, ठीक वैसे ही अब तिब्बत के लिए निर्णायक लड़ाई शुरू हो सकती है। जैसे पीओके को वापस लेना भारत का कर्तव्य है, वैसे ही तिब्बत को चीन की बेड़ियों से आजाद कराना भी भारत की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हो गया है। क्योंकि जब तक चीन तिब्बत पर बैठा है, वह भारत की सांसों पर बोझ बना रहेगा। लेकिन जिस दिन तिब्बत आजाद हुआ, भारत की सीमाएं सुरक्षित होंगी और चीन का साम्राज्य सिकुड़ जाएगा। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। देखिए, अगर नया ऐलान होता है तो चीन अपने कुटपुतली उत्तराधिकारी को तुरंत घोषित करेगा। दुनिया में 2 दलाई लामा हो जाएंगे, एक आजाद तिब्बत का प्रतिनिधि, दूसरा चीनी सत्ता का मोहरा। पर सच्चाई यह है कि तिब्बतियों का दिल चीन के पास नहीं है, वो सिर्फ दलाई लामा को मानते हैं और वही उनकी रूहानी पहचान है। नतीजा 6 जुलाई, यह वो दिन बन सकता है जब तिब्बत की रूह एक बार फिर विद्रोह के स्वरों में गूंज उठे और चीन की पूरी योजना भरभरा कर गिर जाए। 6 जुलाई को जब 90 वर्ष के हो चुके दलाई लामा 100 से अधिक बौद्ध धर्मगुरुओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे, पूरी दुनिया की निगाहें उनके हर शब्द पर टिकी होंगी। चीन को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर दें। बीजिंग की सरकार जानती है कि दलाई लामा का अगला उत्तराधिकारी अगर चीन की सीमाओं से बाहर पैदा होता है तो वह उनके बनाए पंचेन लामा की तरह कठपुतली नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया में चीन की तिब्बत नीति को सवालों के घेरे में ला देगा। गौर कीजिए, बीजिंग ने पहले भी पंचेन लामा के मुद्दे पर जबरदस्ती की थी। जब दलाई लामा ने वास्तविक पंचेन लामा चुना तो वह बच्चा गायब हो गया और चीन ने अपना सरकारी पंचेन लामा घुसा दिया। ये घटना आज भी तिब्बतियों के जख्मों में जहर भरती है, क्योंकि जिस बच्चे को चुना गया था उसका अब तक कोई अता पता नहीं और चीन दुनिया को सिर्फ यही कहता रहा, वह सामान्य जीवन जी रहा है। बीजिंग की रणनीति साफ है, धर्म को भी नियंत्रण में रखो ताकि विचार विरोध न करें, और इसलिए चीन लामा संस्था को राजनीतिक मोहरे में बदलना चाहता है। चीन जानता है कि धर्म अगर स्वतंत्र रहा तो तिब्बत आजादी की तरफ फिर बढ़ सकता है, इसलिए वह अपने हिसाब से उत्तराधिकारी चुनना चाहता है। लेकिन इस बार मामला हाथ से फिसल रहा है, क्योंकि दलाई लामा की उम्र अब सार्वजनिक चेतावनी बन चुकी है। मेरे बात तुम नहीं, मेरा उत्तराधिकारी बोलेगा। चीन इस चेतावनी को रोकना चाहता है, लेकिन न तो वह धर्मशाला पर हमला कर सकता है और न ही दलाई लामा की चेतना को मिटा सकता है। बीजिंग की योजना बेहद स्पष्ट है। वह चाहता है कि अगला दलाई लामा तिब्बत की जमीन पर जन्म ले और उसकी पहचान चीन के बनाए हुए कानूनों और सोने की कलश विधि के तहत हो। यह वही प्रक्रिया है जो मिंग राजवंश के दौरान अपनाई जाती थी, जब बौद्ध लामाओं की पहचान गोल्डन उर्न यानी सोने के कलश में नाम डालकर की जाती थी, और जिसे चीन आज फिर से वैध बनाने पर तुला है। चीन की यह मांग न केवल आध्यात्मिक परंपरा के खिलाफ है, बल्कि यह तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर सीधा हमला है। यह एक राजनीतिक कैद है जिसे धार्मिक लबादे में पेश किया जा रहा है, और इस सब के बीच दलाई लामा की विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। उन्होंने खुद को कभी राजा या सर्वोच्च नेता नहीं कहा, बल्कि हर मंच पर यही कहा कि मैं एक साधारण बौद्ध भिक्षु हूं। यही शब्द चीन के लिए सबसे खतरनाक बन गए हैं, क्योंकि साधारण बौद्ध भिक्षु का यह प्रभाव पूरी दुनिया में लोगों को जागरूक कर रहा है, प्रेरित कर रहा है और चीन की प्रोपेगेंडा मशीन को ध्वस्त कर रहा है। जब वे कहते हैं कि मैं अपने जीवन का बाकी हिस्सा दूसरों की सेवा में समर्पित करूंगा, तब यह उस नेतृत्व की घोषणा होती है जो मरकर भी जिंदा रहेगा। अंततः दलाई लामा का उत्तराधिकारी अब केवल एक धार्मिक उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक मोर्चा बन चुका है। और अगर यह मोर्चा सही दिशा में चला तो तिब्बत की लड़ाई फिर से जीवित हो सकती है, न सिर्फ चीन के अंदर बल्कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संसद तक। चीन की नींद इसलिए भी उड़ गई है क्योंकि तिब्बती जनता की आस्था का प्रतीक
वह व्यक्ति जिसे वे जीवित बुद्ध मानते हैं, अगर खुले मंच से अगली पीढ़ी को सौंप देता है तो चीन द्वारा थोपा गया नकली उत्तराधिकारी तुरंत खारिज हो जाएगा। यह ऐलान चीन के उस दशकों पुराने प्लान को विफल कर देगा जिसमें वह दलाई लामा की संस्था को हथियार बनाकर तिब्बती समाज को काबू में करना चाहता था। दलाई लामा चीन की आंख की किरकिरी है क्योंकि उनके पास सत्ता नहीं लेकिन अपार नैतिक बल है। यही नैतिक बल वह चीज है जिससे चीन डरता है, क्योंकि वह न खरीदी जा सकती है न धमकी से दबाई जा सकती है। चीन के लिए यह धर्म नहीं, सत्ता का सवाल है। वह तिब्बत को इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वहां बौद्ध धर्म है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उस भूभाग को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। दक्षिण एशिया पर नजर रखने के लिए, जल स्रोतों पर नियंत्रण के लिए और वन चाइना थ्योरी को सही साबित करने के लिए। लेकिन दलाई लामा के लिए यह धर्म की बात नहीं, यह तिब्बत की संस्कृति, अस्मिता और आत्मनिर्णय का सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें